हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बोथ का लेक्चर है। और आज हम बोथ में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा बेस्ड है एयर साइकिल। भी हमारा जो एयर साइकिल कैसे काम करता है, साइकिल के बारे में आपको पता है सभी को। और साइकिल में, एयर साइकिल में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो साइकिल के बारे में। फिर हमारे पास आर्टिकल है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस, रिवर्सेबल साइकिल और कार्नोट साइकिल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइकिल। जैसे साइकिल क्या होता है, जैसे एक सर्कल होता है, राउंड घूमता है तो उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है, तो उसे हम बोलेंगे साइकिल। भी जहाँ से हमारी इनिशियल कंडीशन स्टार्ट हुई, ठीक है, और फाइनल कंडीशन भी हमारी, जैसे 4 पॉइंट होते हैं हमारे, आप पीवी और टीएस डायग्राम देखते हो, उसमें 4 पॉइंट होते हैं। तो चारों पॉइंट यहाँ से शुरू होते हैं, वहाँ पर ही वापस आ जाते हैं, और जब वो इनिशियल कंडीशन पर वापस आते हैं फाइनल कंडीशन, तो उसे हम पूरा बोलते हैं साइकिल। जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, ए साइकिल इज ए सीरीज ऑफ थर्मोडाइनमिक ऑपरेशंस विच अकर इन ए क्रिटेन ऑर्डर एंड इनिशियल कंडीशंस आर रीस्टोर एट द एंड। साइकिल सिंपली क्या है, एक थर्मोडाइनमिक ऑपरेशंस है जो जब अपना साइकिल पूरा करके इनिशियल कंडीशन पे रीस्टोर होते हैं, वापस आते हैं, तो उसे बोलते हैं साइकिल। द साइकिल में भी इमेजिनरी और एक्चुअल। साइकिल इमेजिनरी भी हो सकता है और एक्चुअल हो सकता है जो प्रॉपर वर्किंग में है। जैसे हमारा डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, आपके पास गाड़ी है, तो जब गाड़ी चलती है तो वो क्या है, एक एक्चुअल साइकिल है। इमेजिनरी साइकिल है जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, अपना कॉपी पे वर्कआउट निकालते हैं, भी हमारी गाड़ी में इतना पेट्रोल है, डीजल है, इतने किलोमीटर चलेगी, जो भी है वो है इमेजिनरी साइकिल। एंड इमेजिनरी साइकिल मे आल्सो बी कॉल्ड एज एन आइडियल साइकिल, इसे हम आइडियल साइकिल भी बोल सकते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ एन आइडियल साइकिल इज जनरली कंसिडर्ड एज ए बेसिक्स फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एक्चुअल साइकिल। और हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल साइकिल और इमेजिनरी साइकिल में, ठीक है। और जो हमारी परफॉर्मेंस होती है एक्चुअल साइकिल की, वो डिफरेंट होती है इमेजिनरी साइकिल से, वो डिफरेंट होगी। तो साइकिल हम मोस्टली प्लॉट करते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में। इसके बारे में आपको पता है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, एंट्रोपी क्या है, हमने लास्ट में डिस्कस सभी को किया हुआ है। तो समझ आ गया आपको साइकिल क्या है। एक थर्मोडाइनमिक ऑपरेशंस है, जब थर्मोडाइनमिक ऑपरेशन होते हैं, इनिशियल कंडीशन स्टार्ट हुई और वो फाइनल प्रोसेस अपना पूरा करके इनिशियल कंडीशन पे वापस आके स्टॉप होता है, तो उसे हम साइकिल बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, जैसे डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, कार्नोट साइकिल है, जाउल साइकिल है। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स है। टू कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइकिल्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट the effect of calorific value of fuel be eliminated, and this can be approached by considering air as a working substance। नंबर ऑफ साइकिल को कंपेयर करने के लिए हम जो फ्यूल की क्लोरोफिक वैल्यू है, जो मतलब फ्यूल एनर्जी देता है, उसे हम क्लोरोफिक वैल्यू में मेज़र करते हैं। तो उस क्लोरोफिक वैल्यू को एलिमिनेट करके हम एयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो बन गया एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो हमारा वर्किंग सब्सटेंस फ्यूल के साथ क्या हो गया, एयर हो गया। तो जिससे हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो पहले तो हमारा जो थर्मोडाइनमिक साइकिल हो गया जिसने एयर का यूज़ किया, तो वो हमारा बन गया एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एंड जो एफिशिएंसी हमारी आएगी वो आएगी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल is always less than the air standard efficiency. Hence a new term relative efficiency is introduced, which is defined as relative efficiency. relative efficiency का फार्मूला है हमारे पास एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। उसको निकालने का फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो आपको समझ आ गया एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। जब हम फ्यूल की क्लोरोफिक वैल्यू को एलिमिनेट करके एयर एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं, तो वो हमारा एयर एयर साइकिल बन जाता है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल बन जाता है।
और उसकी जो एफिशिएंसी निकलेगी उसे हम बोलेंगे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहले तो इसका नाम ही हमें शो कर रहा है, रिवर्स का मतलब उसी डायरेक्शन में वापस आना, इरिवर्स का मतलब सेम डायरेक्शन में वापस ना आना। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो सेम डायरेक्शन में वापस आएगा, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं। ए रिवर्सिबल प्रोसेस आल्सो नोन एज क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस। क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस होता है जो इक्विलिब्रियम में प्रोसेस काम करे विद द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम कंडीशंस चेंज हो रही है, लेकिन साइकिल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वो एक इक्विलिब्रियम में काम कर रहा है, ना हीट छोड़ रहा है ना हीट गेन कर रहा है एनवायरनमेंट से। उसका जो पूरा प्रोसेस है वो इंसुलेटर है, मतलब उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं हो रही। तो वह क्वास्टेटिक प्रोसेस इज़ वन विच कैन बी स्टॉप्ड एट एनी स्टेज एंड कैन बी ऑपरेटेड इन दी रिवर्स डायरेक्शन। मतलब किसी भी पॉइंट पर स्टॉप किया जाए और अगर रिवर्स में आए तो सेम पाथ पे ही वापस आए। In other words, it may also be defined as the process which can retrace the same path in the reverse direction so as to bring back the original condition। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक चला, कंप्रेशन एक्सपेंशन उसके साथ में आई, और 2 से लेकर 1 तक चला तो सेम पाथ में वापस आ गया। जितनी हीट गेन की थी उतनी हीट ही छोड़ दी। अगर किसी रेफ्रिजरेटर में हम यूज़ कर रहे हैं तो जितनी ठंडक पहुंचाई थी सिस्टम को उतनी ठंडक उससे निकाल ली। ठीक है, तो सम एग्जांपल्स है रिवर्सिबल प्रोसेस की, जैसे फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड। तो ये हमारी एग्जांपल्स है रिवर्सिबल प्रोसेस की। और दूसरा हमारे पास इरिवर्सिबल। एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच प्रोसेस कैन नॉट बी रिपीटेड एग्जैक्टली इन दी रिवर्स डायरेक्शन। अगर हमारा प्रोसेस उसी डायरेक्शन में उसी पाथ पे वापस ना आए तो वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जैसे इसकी एग्जांपल है थ्रॉटलिंग है, हीट ट्रांसफ़र है। अगर आपने 5 डिग्री सेल्सियस हीट ट्रांसफ़र कर दी तो ऐसा नहीं भी आपको 5 ही वापस मिलेगी, 4 मिल सकती है, 6 भी मिल सकती है। फ्री एक्सपेंशन, कंबशन, डिफ्यूजन एटसेट्रा आर दी एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नेक्स्ट है हमारे पास 4.4 है रिवर्सिबल साइकिल। उसी चीज़ को रिपीट किया गया। जैसे आप देखो ध्यान से, ए साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ नोन एज ए रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, जो साइकिल रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है उसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल साइकिल। इन सच साइकिल जैसे फिगर में शो किया गया है, हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम बॉडी एंड रिजेक्ट टू कोल्ड बॉडी। मैकेनिकल वर्क इज प्रोड्यूस्ड इन दिस साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ द डायग्राम। डायग्राम में हमारे पास है 1 से लेकर 2 तक है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 से लेकर 3 तक है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 3 से लेकर 4 तक है आइसोथर्मल कंप्रेशन, 4 से लेकर 1 तक है एडियाबैटिक कंप्रेशन। मतलब जो हमारा प्रोसेस है आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली इंसुलेटेड है, वो ना तो एक्सटर्नल हीट ले रहा है और ना ही हीट छोड़ रहा है, मतलब अपनी हीट पे ही काम कर रहा है। आइसोथर्मल है, नाइदर टेम्परेचर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। एडियाबैटिक है, नाइदर हीट रिसीव नॉर रिजेक्टेड। ठीक है, तो उसी तरह जब वो वापस आएगा व्हेन द साइकिल इज रिवर्स्ड, जब साइकिल कंप्लीट हुआ था तो हमारा क्या था, हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड रिजेक्ट टू कोल्ड बॉडी, मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस हो गया। तो व्हेन द साइकिल इज रिवर्स्ड, हीट एक्सर्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड रिजेक्ट टू हॉट बॉडी, देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, हमें एक्सटर्नल वर्क नहीं चाहिए। तो उसने सेम अमाउंट ऑफ हीट ही रिजेक्ट कर दी हॉट बॉडी को, जितनी हॉट बॉडी ने हीट कोल्ड बॉडी को थी एक प्रोसेस में, तो दूसरे प्रोसेस में जब वो रिवर्स आ रहा है तो उतनी हीट उसने हॉट बॉडी को दे दी। तो ये हो गया हमारा रिवर्सेबल साइकिल। तो डायग्राम में आप देख रहे हो 2 से लेकर 1 तक, अभी डायग्राम दूसरी तरफ को मूव करेगी। एरो के निशान देखो इस डायग्राम में, देखो पहले तो, और अभी रिवर्स डायरेक्शन में देखो। 2 से लेकर 1 तक आइसोथर्मल कंप्रेशन, 3 से लेकर 2 तक एडियाबैटिक कंप्रेशन, 4 से लेकर 3 तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन,
1 से लेकर 4 तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन। पाथ सेम है लेकिन वर्क रिवर्स है, तो बन गई हमारी रिवर्सेबल डायरेक्शन। तो नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द साइकिल। कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? फर्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस एंड हॉट बॉडी शुड बी सेम व्हेन द हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड। टेम्परेचर वर्किंग सब्सटेंस का और हॉट बॉडी का सेम रहना चाहिए जब हीट को ऑब्जॉर्व करना है। द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस एंड कोल्ड बॉडी शुड बी सेम व्हेन हीट को रिजेक्ट करना है। चाहे प्रोसेस रिवर्स में है तो टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। द हीट लॉस बाय कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन शुड बी नेग्लिजिबल। जो हीट कंडक्शन के थ्रू आनी है या कन्वेंशन के थ्रू आनी है या रेडिएशन के थ्रू आनी है वो नेग्लिजिबल है, इंसुलेटेड है प्रोसेस है हमारा। द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन प्रोसेस शुड बी फ्रिक्शनलेस। जो हमारा पिस्टन मूव करेगा सिलेंडर में वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन शुड बी फ्रिक्शनलेस। ऑल्दो द कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज एन assumption but it play a significant role in the comparing the efficiency of different cycle। तो जो हमारा रिवर्सेबल साइकिल है, जब हमारे पास रिवर्सेबल साइकिल की एग्जाम्पशन आ गई तो उसी के बेस पे हमने नंबर ऑफ़ साइकिल बनाए। हमारे पास डीजल साइकिल आ गया, पेट्रोल इंजन आ गया, हमारे पास जाउल साइकिल आ गया, ब्रिटन साइकिल आ गया, ओटो साइकिल आ गया। तो उसी के बेस पर हमने आगे इंजन बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो सबसे पहले इंजन बना था वो था कार्नोट साइकिल के ऊपर, क्योंकि वो बना था रिवर्सेबल साइकिल की एग्जाम्पशन के ऊपर। तो वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि किसी भी प्रोसेस को हम इंसुलेट नहीं कर सकते, हम फ्रिक्शनलेस सिस्टम नहीं बना सकते, तो उसमें सम लिमिटेशंस आ गई, तो उसने हमें 100% एफिशिएंसी नहीं दी। तो कोई भी साइकिल की एफिशिएंसी हमारे पास 100% नहीं आ सकती। तो वो हम इस कार्नोट साइकिल में डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास आर्टिकल है 4.5 कार्नोट साइकिल। द साइकिल वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कार्नोट इन 1824 which operates on a reversible cycle. In a Carnot cycle, working substance is subjected to two isothermal and two adiabatic or isentropic process। तो PV और TS डायग्राम इसको शो किया गया है। जैसे आपके पास ये PV और TS डायग्राम है, सबसे पहले इसको हम समझो। 1 से लेकर 2 तक है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। 2 से लेकर 3 तक है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक को आप एडियाबैटिक भी बोल सकते हो, मतलब नाइदर हीट रिसीव नॉर रिजेक्ट, उसने ना तो हीट लेनी है ना छोड़नी है, मतलब फ्रिक्शनलेस है। 3 से लेकर 4 तक वही आइसोथर्मल कंप्रेशन, टेम्परेचर फिर कांस्टेंट है। 4 से लेकर 1 तक है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, इसमें हीट कांस्टेंट, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं भी वो 0 टेम्परेचर पे काम करेगा। इसका मतलब है भी अगर हमने अपना जो इंजन स्टार्ट किया है उसका 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ऐसा नहीं भी काम करते वक्त तो उसका टेम्परेचर 71 हो जाएगा या 69 हो जाएगा। उसने 70 पर ही काम करना है अपना। तो आपको ये डायग्राम से ईजिली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जो हमारा कार्नोट साइकिल है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। दी वॉल ऑफ द सिलेंडर एंड पिस्टन आर परफेक्ट नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो हीट ना रिसीव करे। इन द सिलेंडर पिस्टन मोशन शुड बी फ्रिक्शनलेस। जैसे मैंने आपको बताया जो पिस्टन मूव करेगा उसमें फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन आ गई तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। द इंजन इज अज्यूम्ड टू वर्क बिटवीन टू सोर्स ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, वन एट हायर टेम्परेचर एंड दी अदर एट लोअर टेम्परेचर। बस 2 ही टेम्परेचर है हमारे पास। द वर्किंग मीडियम इज ए परफेक्ट गैस हैविंग कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर रिवर्सेबल। तो ये उसकी मेन एग्जाम्पशंस होनी चाहिए अगर आपने कार्नोट इंजन के ऊपर काम करना है तो नेक्स्ट हमारे पास इसके जो 4 पॉइंट्स हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हम डायग्राम में पहले तो चलते हैं। 1 से लेकर 2 तक है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। प्रेशर 1 पे है P1 और 2 पे प्रेशर है P2 और टेम्परेचर साइड है T1 और T2 इक्वल है, टेम्परेचर सेम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। क्योंकि हमने पहले बात की है
भी जो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। द सोर्स हॉट बॉडी एट हाई टेम्परेचर इज अप्लाइड एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर। द एयर एक्सपैंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2. It means that temperature at point 1 T1 is equal to temperature at point 2 T2. It may be noted that heat supplied by hot body is fully absorbed by the एयर फॉर डूइंग वर्क, मतलब जो हमने हीट दी है काम करने के लिए, फ्यूल से क्लोरोफिक वैल्यू से जो हीट निकलेगी वो पूरी की पूरी यूज़ हो रही है मैकेनिकल वर्क के लिए। तो सेकंड हमारे पास आ गया, सेकंड स्टेज है एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो डायग्राम में देखते हैं 2 से लेकर 3 तक हमारे पास प्रेशर चेंज हो रहा है, P2 से लेकर P3 तक आ रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है 2 से लेकर 3 तक, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है अभी हमारे पास। तो एज द सिलेंडर इज अज्यूम टू बी ए परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ हीट, सो नो हीट फ्लो टेक प्लेस, द एयर एक्सपैंड एडियाबैटिकली एंड टेम्परेचर फॉल। मतलब हीट का लॉस नहीं हो रहा है, जो हमारे फ्यूल की हीट है उसका लॉस नहीं हो रहा है, वो सेम रहेगी, ना हीट हमने बाहर से लेनी है ना फ्यूल की हीट देनी है, सिर्फ हमारा टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। तो वो सेकंड स्टेज आ गई। उसी तरह हमारी थर्ड स्टेज है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो सबसे पहले डायग्राम में इसका भी प्रेशर चेंज है, हमारे पास प्रेशर P3 और P4 के ऊपर काम करेगा और टेम्परेचर सेम रहेगा T3 का और T4 का। तो पॉइंट आ गया हमारे पास, द कोल्ड बॉडी इज बाउट इन कॉन्टैक्ट विद सिलेंडर, द एयर इज कंप्रेस्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T3 फ्रॉम वॉल्यूम V3 to V4 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस temperature T3 is equal to temperature T4 and heat is rejected to cold body and is equal to work done on the air। और हम एयर के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज आ गई हमारे पास, फोर्थ स्टेज एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो डायग्राम में हमारे पास है 4 से लेकर 1 तक टेम्परेचर। अभी हमने कंप्रेसर में क्या किया है, एयर को कंप्रेस किया है। अगर कंप्रेस करेंगे उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो कहाँ पर होगा वो फिर 4 से लेकर 1 तक, और टेम्परेचर हमारा पहुँच गया T1 तक, 4 से लेकर इंक्रीज़ हो गया और प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया P4 से लेकर P1 तक। तो अगेन दी सिलेंडर हैड बिकम द परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ द हीट सो दैट नो हीट फ्लो अकर्स। हीट नहीं फ्लो हो रही, सिर्फ टेम्परेचर फ्लो हो रहा है, किसका, हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है। The compression process flow reversible adiabatic process during which the temperature is raised from T2 to T1, T2 to T1 तक हमारा T4 से लेकर T1 तक जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है। We see from the above discussion the heat is supplied during the process 1 से 2 and reject during process 3 से लेकर 4 तक। हम हीट की सप्लाई दे रहे हैं 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक हमारा क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हम हीट दे रहे हैं कहाँ से, हमारे फ्यूल से, और रिजेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, 3 से लेकर 4 तक। देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ द हीट ड्यूरिंग 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और जो हमारे 2 प्रोसेस है 2 से लेकर 3 और 4 से लेकर 1, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और ये एक आग के झपके के ऊपर बहुत हाई स्पीड पे हो रहे हैं दोनों प्रोसेस, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये 4 प्रोसेस का हमारा बन गया एक साइकिल की भी समझ आ गई होगी आपको यहाँ से। तो नेक्स्ट हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। लेट दी सिलेंडर कंटेन m किलोग्राम ऑफ द एयर। हीट सप्लाई क्या है हमारे पास, P1 V1 log E V2 अपॉन V1। P1 V1 को हम लिख सकते हैं MRT1 log E V2 अपॉन V1। तो हीट रिजेक्ट हमारे पास क्या है, P2 V2 log E V3 अपॉन V4। तो इसको हम लिख सकते हैं MRT2 log E V3 अपॉन V4। तो वर्क डन हमारा होगा हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्ट। और जब दोनों इक्वेशन को हमने फिल किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई MRT1 log E R माइनस MRT2 log E R। R हमारा क्या है, वॉल्यूम, V2 अपॉन V1, रेशियो ऑफ एक्सपेंशन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक। तो V3 अपॉन V4 भी हमारी रेशियो आ गई, उसको हम R के साथ डने कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, वर्क डन बाय हीट सप्लाई। वर्क डन हमारे पास हमने अभी निकाला है, ये देखो
MRT1 log ER माइनस MRT2 log ER। तो हमने फिल कर दिया और हीट सप्लाई हमने फिल की। क्या है हीट सप्लाई? MRT1 log ER। पीछे डेरिवेशन में देखोगे तो समझ आएगा। और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 4.1 इक्वेशन आ गई। कोई भी आपने डेरिवेशन सॉल्व करनी है उसको कॉपी के ऊपर सॉल्व करो तो आपको एक आसानी से समझ आएगा। और वीडियो को देखते देखते डेरिवेशन को कॉपी पे नोट करते जाओगे तो इजीली समझ आएगा। अगर ऐसे वीडियो को देखकर छोड़ दिया तो समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है सम लिमिटेशंस है कार्नोट साइकिल की। वो तो होनी थी क्योंकि उसमें कुछ लॉस ही नहीं दिखा रहे हम। जैसे फर्स्ट है द इक्वेशन 4.1 शो द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इंक्रीज एज द टेम्परेचर T1 इंक्रीज और T3 डिक्रीज। अगर हम अपना टेम्परेचर T1 और बढ़ा देंगे, काम करने की क्षमता, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ हमें T3 डिक्रीज़ भी करना पड़ेगा। T1 कैन बी इंक्रीज ओनली इफ द हीट इज़ टेकन फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स एंड T2 कैन बी डिक्रीज इफ हीट इज रिजेक्टेड एट लो टेम्परेचर सिंक। अगर हम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर सोर्स से लेंगे तो ही टेम्परेचर T1 इंक्रीज़ हो सकता है और T2 डिक्रीज़ हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ 100% एफिशिएंसी इज़ टू बी अचीव्ड T3 शुड बी नियरली इक्वल टू ज़ीरो। हीट रिजेक्टेड जीरो करनी पड़ेगी, जो सिलेंसर में से धुआं निकलेगा उसको जीरो करना पड़ेगा तो ही 100% एफिशिएंसी आएगी, विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो फेल हो गया हमारा कार्नोट साइकिल। सेकंड है it is impossible to make engine working on Carnot cycle. It is due to the reason that for the isothermal expansion and compression temperature constant जब प्रोसेस में होता है ड्यूरिंग प्रोसेस 1 से लेकर 2 और 3 से लेकर 4 पिस्टन मूवमेंट शुड बी कैरिड आउट एक्सट्रीमली स्लो। जैसे मैंने आपको बताया कि पिस्टन है बहुत ही स्लो मूव करना होगा। अगर हमने फ्रिक्शन लेस मूवमेंट करवानी है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, वो भी पॉसिबल नहीं है। एंड फॉर रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन 2 से लेकर 3 एंड रिवर्सेबल एडियाबैटिक कंप्रेशन 4 से लेकर 1 द मूवमेंट शुड बी कैरिड आउट वेरी फास्ट वेरी क्विकली। भी 2 प्रोसेस में तो हमारा पिस्टन धीरे धीरे मूव करे और 2 प्रोसेस में बहुत ही फास्ट मूव करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी फेल हो गया। देयरफॉर सडन चेंज इन द स्पीड ऑफ द इंजन इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो दोनों में फेल हो गया हमारा कार्नोट साइकिल। तो थर्ड है हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन कन्वेंशन है रेडिएशन फॉर इंजन वॉल अक्कर फॉर एग्जांपल आइसोट्रॉपिक प्रोसेस कैन नॉट बी अचीव्ड। हम कंडक्शन कन्वेंशन और रेडिएशन को इंजन में रोक नहीं सकते, वो होगा ही होगा। हीट ऐड भी होगी, हीट रिजेक्ट भी होगी, तो वहाँ पर भी फेल हो गया। फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ द इंजन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। जो इंजन के मूविंग पार्ट है वो आवाज़ करेंगे, उसमें फ्रिक्शन आएगी आएगी, तो उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये कार्नोट साइकिल की लिमिटेशंस की वजह से ये फेल हो गया। तो लेकिन इससे हमको आइडिया मिल गया, हमने नए साइकिल तैयार कर ले, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें दर्शाया गया है एक कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 620 केल्विन एंड 300 केल्विन। हमारे पास टेम्परेचर लिमिट है T1 हमें दिया गया है 620 केल्विन और T3 टेम्परेचर सिंक का हमें दिया गया है 300 केल्विन। गिव्स 200 किलो जूल ऑफ वर्क डन भी दिया गया है 200 किलो जूल। कैलकुलेट थर्मल एफिशिएंसी, और हमने थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एफिशिएंसी T1 माइनस T3/T3। T1 हमारे पास सभी है तो हम इससे एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेंगे। और हमने कैलकुलेट करना है हीट एडेड ड्यूरिंग दी प्रोसेस। हीट एडेड का फार्मूला है Q इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन थर्मल एफिशिएंसी। तो उससे हमने अपना हीट एडेड भी निकाल लिया। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।